हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफिजिक्स। सो आपका जो सी एस आर का एग्ज़ाम जो है ये सी एस आर के एग्ज़ाम का फरवरी में जो है ये फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। एंड उसकी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि अभी देखो आपके पास जो है, अगर आप मान के चले तो एक मंथ आपके पास बचा है। एंड इस एक मंथ में आपको क्या चीज़ें करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे, कि आप किस प्रकार से किस डायरेक्शन में स्टडी करोगे। क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि आप किस डायरेक्शन में स्टडी करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ये एक महीना। एंड इसमें अगर बात करें तो आपके फरवरी में 3 एग्जाम होने वाले, दैट इज आपका गेट एग्जाम भी है, सी एस आर का भी एग्जाम है, जेस्ट का भी एग्जाम जो आपका मार्च जो है फरवरी है। तो 3 एग्जाम्स आपके आने वाले आगे जाके, एंड यू आर टू टारगेटिंग दोज 3 एग्जाम्स। तो उसके लिए कैसे किया जाए, देखो अगर गेट के लिए आपको पढ़ना है या सी एस आर के पढ़ना है, जेस्ट के लिए पढ़ना है, अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अभी इस एक मंथ में क्या चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया कि सर अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। तो ये सारा क्वेरी आ रहा है, तो इसलिए मैं बोला कि मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो आपको लिए डेफिनेटली जो आपका एग्ज़ाम जो आएगा तो आने वाले एग्जाम के लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा। और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला, कि किस प्रकार से आपका टारगेट होना चाहिए कि 200 मार्क्स है तो उसमें से कितना मार्क्स हमें लाना चाहिए, तो कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करना चाहिए, कितने पार्ट जो है उसको कितना टाइम देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का जो डिस्कशन में इस सेशन में, जिस सेशन में करने वाला, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से टारगेट हमारा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास पहले पर्टिकुलर टारगेट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास टारगेट ही नहीं है तो फिर आपको लास्ट में जाके दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपको अभी जो है अभी सेट करना है। तो उसके लिए पहले तो ये सबको पता ही होता है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, उसमें 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है। आपका पार्ट भी होता है जिसमें 70 मार्क्स होते हैं आपके, एंड पार्ट से 100 मार्क्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में और जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबको पता है कि पार्ट ए में एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स होता है, नेगेटिव 1/2। पार्ट बी में करेक्ट के लिए होता है 3.5, नेगेटिव 0.875। एंड पार्ट सी में करेक्ट के लिए होता है 5, नेगेटिव के लिए होता है 1.25। तो ये जो ये आपके पास ये है, तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कि यहाँ पे सबसे मेन इशू है कि टारगेटिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपके पास 10 सब्जेक्ट्स है ना। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें टारगेटिंग सब्जेक्ट कौन से रखने चाहिए हमने, सो दैट हम जो है हम अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि जैसे मेरा भी जब जीआरएफ हुआ था तो मैंने इतने सारे सब्जेक्ट ये किए ही नहीं थे। एक्चुअली अगर बात करूँ तो मैं एमएससी के टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ था, तो मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के गया था। देन न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ पार्ट पूरा छोड़ के गया था, क्योंकि पहले सेमिस्टर में सिर्फ उतना ही हुआ था। एसएसपी तो कुछ नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। सो ये जो सब्जेक्ट्स है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट करके जाना है, ठीक है। तो बस मैंने ये किया था कि मेरे पास जितने सब्जेक्ट मैंने अच्छे से किया, बस मैं उसको ही रिवीजन किया। एमएससी में जितना हमारे पास हुआ था बस उतना ही किया मैंने, फिर भी अच्छे मार्क्स मिल के जेआरएफ में 21 हो गया था। तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट करके जाना है, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। बट मैं ये आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने सारे सब्जेक्ट अगर कर भी लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जो रेगुलरली जून से जुलाई से रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मान को चलो कि लेक्चर्स देखे, तो उनका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपने सारे सब्जेक्ट तो किए, बट उसका रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसका रिवीजन जो है, अगर रिवीजन नहीं किए तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें किया है तो उसका रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस रिवीजन के लिए आप एक शेड्यूल फिक्स करो कि मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट से अभी तक पढ़ाई कर चुके। मैं तीनों स्टूडेंट के तरफ जा रहा हूँ कि जिन्होंने सारे सब्जेक्ट किए, जिन्होंने कुछ बीच के सब्जेक्ट किए, कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए, एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने अभी एमएससी हुआ है जो भी, और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं पहले कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूँ कि जिन्होंने मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कवर किए, तो आप ट्राई करिए कि आपका जो एग्जाम 16 के बाद होने वाला है, तो आप ट्राई करिएगा कि 5 तारीख तक आपका सारे सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन होना चाहिए,
ठीक है। देन 5 तारीख के बाद जो आपके पास डेज मिलेगा तो उसमें भी आपको फिर से सेकंड रिवीजन करना है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था। मैं पहले जो है तो पहला रिवीजन किया मैंने, तो मैं एग्जाम अगर हमारे पास है तो मैं शेड्यूल बनाता था कि यहाँ पे पहला रिवीजन होना चाहिए। तो पहला रिवीजन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे कि ये क्वांटम जो है 6 महीने पहले पढ़ा था, तो उसको रिवीजन करने के लिए पहले रिवीजन थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो टाइम, कोई बात नहीं है। देन दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि यार हाँ ये मैंने पढ़ा था। एंड तीसरी रिवीजन जो है, ये तीसरी रिवीजन एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो है वो तीसरी रिवीजन होना चाहिए। तो ये 3 रिवीजन जो है, 3 रिवीजन मेरे हिसाब से होना चाहिए जैसे मैंने फॉलो किया था। तो ये 3 रिवीजन होना बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आप टाइम टू टाइम इसको कवर करते रहिए। दूसरे जो स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट किए, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट किए तो सारे सब्जेक्ट वैसे भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहे थे इसमें से सिलेक्टिव सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से जो है, अगर आपने कोई भी देखो, अभी आपका स्ट्रैटेजी में कुछ भी होना चाहिए कि ये जो 10 सब्जेक्ट है, मैं बस ये बोलूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपने, क्योंकि देखो किसी को लगता है कि यार किसी को ईएम थ्योरी थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, किसी को क्यूएम डिफिकल्ट जा रहा होगा, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होता है कि किसको कौन सा सब्जेक्ट जो ईजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है। बट मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 में आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये सब्जेक्ट जो, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ये क्लासिकल है वगैरह, बट ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसमें ज्यादा कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है, एक ही मतलब इसमें ज्यादा वैरायटीज नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए तो यूट्यूब पे भी मैंने लेक्चर्स लिए, डीप इसके एप्लीकेशन पे भी इसके जो कोर्सेज का कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप उसमें उसके थ्रू जा सकते हैं। बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट स्टूडेंट उससे डरते हैं थोड़ा सा। बट इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही स्किप आई थिंक सो करना नहीं चाहिए। अगर कोई सोच रहा है कि सर मैं क्लासिकल को स्किप किया तो चलेगा, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स आपने किया तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो इसका गारंटी नहीं आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। बट क्लासिकल में आपके पास ये गारंटी रहती है कि आप एटलीस्ट क्लासिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इन्वेस्ट योर टाइम, उस सब्जेक्ट पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करो जहां से आपको बेनिफिट होना चाहिए। एग्जाम में आपके पास कितना अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बात अभी करने वाला हूँ। अब एग्जाम क्वालिफाई होना का मतलब ये नहीं कि आपको 100% सारी की सारी चीजें पता हो, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है आपके पास जनरल एप्टीट्यूड, तो इसको कभी छोड़ना नहीं है। देन न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को छोड़ना नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, ये इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है, अगर कोई सोच रहा है कि सर मैं इस सब्जेक्ट को जो है वो स्किप करने का सोच रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा कि इन सब्जेक्ट को आप जो है इन सब्जेक्ट को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपके जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ईएम थ्योरी जो है, ईएम थ्योरी को मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आप इसको स्किप कर सकते, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट इसमें आप कितना भी पढ़ो आपका गारंटी नहीं है कि आपको इससे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सीएसआर में कैसा क्वेश्चन आएगा, गेट में कैसा क्वेश्चन आएगा, इसका आइडिया जो है, ये आइडिया आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास 50-50 चांसेस है, यहाँ पे भी आपके पास 50-50 चांसेस है, यहाँ पे भी 50-50 चांसेस है। बट अगर आपने क्लासिकल को अच्छे से कर दिया तो 70-30% चांसेस हो जाता है कि आपका 70% क्वेश्चन सही आ जाए। तो इस टाइम पे आपको उसी चीजों पे इन्वेस्ट करना है कि जहां से आपको प्रॉफिट हो। और एग्जाम क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें पता हो। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में सारा पढ़ गया, आपका आता कितना है, 7-8 क्वेश्चन आता है, एक छोटे टॉपिक पे आता है, बस वही फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस। तो एग्जाम क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं कि आप गधे जैसे मेहनत करते हैं, बस आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करो। यहाँ पे सिचुएशन आपके पास ये भी आ सकता है कि सर हम एक सब्जेक्ट रिवीजन करते जा रहे हैं बट दूसरा भूलते जा रहे हैं, है ना। और लेट्स से आप एमएमपी पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपको क्लासिकल जो है वो दिमाग में आता है, देन आप क्लासिकल का नोटबुक आप पढ़ के ओपन करके देखते कि ये फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ एंड सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे फोकस करो, बाकी का सब्जेक्ट का दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। और आपका आ रहा है तो इसका मतलब आप अनस्टेबल, और इस स्टेज पे स्टेबल रहना बड़ा जरूरी है कि आपको दिमाग को कितना स्टेबल रखते हैं। जो सिचुएशन आपका है सबका सिचुएशन सेम ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ बट मुझे याद नहीं रहा, तो ये आपका नहीं है, ये सब स्टूडेंट का ऐसे ही हाल है ना। बस आपको उसमें से अलग ये करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है और
कोई भी दिमाग में आ रहा है, जैसे क्यूएम आप सॉल्व करें तो क्यूएम ही दिमाग में रहना चाहिए। सेम आ भी गया था तुरंत उसको उधर से ही डिलीट करो, उसको सोचना नहीं है। ये बात एक आपके पास रहेगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इफेक्टिव स्टडी अगर आपको करना है तो एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट रिवीजन करो। जैसे कि मॉर्निंग में आप 7 बजे बैठे तो पूरा दिन ऐसा शेड्यूल बिल्कुल मत बनाइए कि मैं पूरे 5 दिन में पूरा क्वांटम खत्म करूंगा। ये ऐसा शेड्यूल बिल्कुल मत करिएगा। क्यों नहीं करना है? बिकॉज अगर आप एक ही सब्जेक्ट बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ रहे तो दिमाग जो है वो थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाता है, एंड देन आप पढ़ रहे तो आपको पता ही नहीं चलता। तो जैसे कि वो सेम चीज हो गया कि 5 दिन आप एक ही सब्जी खा रहे, सो दैट इज नॉट गुड। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग 7 से बजे 12 बजे तक या 1 बजे तक आप क्यूएम पढ़ो, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट लो, देन इवनिंग के टाइम पे आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ो, देन रात का 2-3 घंटा या 4 घंटा आपको जो मिलेगा उसमें क्लासिकल पढ़ो। तो क्या होता है ना, हमारे दिमाग को भी तो अलग अलग चीजें, जो अलग अलग चीजें मिलेगी तो वो आपका स्टेबल रहेगा। तो अगर आप ऐसे करें कि मैं एक क्वांटम को 5 दिन में खत्म करूंगा, न्यूक्लियर को 5 दिन में खत्म करूंगा, तो वहां से क्या होता है कि आप सैचुरेशन में आ जाते हैं, एंड एग्जाम में जाके भी आपको ऐसा गड़बड़ फील होता है कि यार याद नहीं आ रहा। तो अगर आपको चीजें याद रखना है तो एक दिन में या 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट को आप पूरा दिन जो है दिन ना पढ़े, क्योंकि दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो वो रिवीजन करने का करेक्ट वे नहीं है। पढ़ना का मतलब मैं रिवीजन की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहला रिवीजन जब करोगे तो ऐसा ही करना है, दूसरा रिवीजन करोगे तब फिर डायरेक्टली आप इसके थ्रू जाइए कि पूरा क्वांटम एक दिन में पूरा क्वांटम करो या 2 दिन में पूरा क्वांटम। तो ये सेकंड रिवीजन में आप सब्जेक्ट वाइज जा सकते हैं। बट जब आप पहले ही रिवीजन कर रहे हैं तो एक दिन में 3 जो है, 2 या मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो होना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट के साथ आपको बिल्कुल जाना नहीं है, ठीक है। तो यानी ये वाले जो सब्जेक्ट बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और इनका अगर आपको चाहिए तो आप इसका रिकॉर्डेड कोर्स भी है, उसमें भी ये चीजें, रिकॉर्डेड कोर्स का भी प्राइस कुछ इतना ज्यादा नहीं है। आई थिंक 2000 में आपको ये सारे सब्जेक्ट 10 के 10 मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप, बट मैं बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही मिस मत करेंगे। एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसका जो है ये जेआरएफ भी हुआ है, बट उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं किया था। उनका एग्जाम के पहले 10 दिन मुझे मैसा कि सर मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स छोड़ा है तो क्या ये इनफ रहेगा। तो मैं उसी टाइम बोला था कि आपको क्लासिकल छोड़ना नहीं था, बट अभी 10 दिन बचे तो आप बाकी का रिवीजन करो, क्लासिकल को रिवीजन मत करो। क्योंकि 10 दिन में अगर वो क्लासिकल करते बैठते तो बाकी का रिवीजन नहीं हो पाता। उनका जीआरएफ हो गया, बट क्लासिकल की इतने इजी क्वेश्चन आए थे, तो वो अगर क्लासिकल अच्छे से कर लेते तो उनका रैंक और अच्छे से आ सकता था। तो हो सकता है कि कोई एलएस हो गया और उसने क्लासिकल नहीं किया तो उनका जेआरएफ भी हो सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये इजी सब्जेक्ट है। देन जनरल एप्टीट्यूड जो है ये भी आपका पास इजी सब्जेक्ट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ये सारे पार्ट सी में आता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है, एकदम इजी टास्क है। तो जब आप करोगे तो अब देखो कि अब मुझे नहीं पता हर स्टूडेंट का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके पास अलग अलग सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग बताइए। मैं जैसे बोल रहा हूं तो मेरे हिसाब से अगर आप प्लानिंग करना चाहोगे, है ना, तो बस वही प्लानिंग करना कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आप। क्योंकि किसी का भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। किसी स्टूडेंट का EM3 इतना अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर उसको पूछा जाए तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो वो आप EM थ्योरी नहीं छोड़ सकते। तो ये हर एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे नहीं पता कि हर एक स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट को टिक भी नहीं किया, बट जिसको टिक किया है, अगर आपको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी उस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़िए। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये डिफिकल्ट नहीं है। एंड ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, एंड अगर आपने इसको पढ़ा तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट में गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा। और आपको टारगेट क्या करना है, जेआरएफ करना है। यहाँ पे आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहां पे जाके कोई पूछेगा नहीं कि आपका आंसर आया कैसे। जैसे कि आपने क्वांटम का क्वेश्चन सॉल्व किया और बहुत ही लेंथी प्रोसेस से सॉल्व किया, और किसी ने एकदम शॉर्टकट से सॉल्व किया, तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्वालिफाई होना। तो यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व किया आपने, कैसा प्रोसीजर फॉलो किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाला हूं। मैं पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी अभी आपने किया है, उस पर फोकस करिए आप रिवीजन के साथ। तो आपने अभी जितना किया है रिवीजन पे फोकस करिए। उसमें PYQ हो जाएगा, या आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या थ्योरी नोट्स। अभी कोई भी नया सब्जेक्ट ना पढ़िए। अगर आपने ये मैं टिक किए हुए सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा है
तो आप बाकी के भी रिवीजन करें और साथ साथ इसको भी पढ़ना स्टार्ट करिए। आपके पास 1 महीना है और 1 महीने में ये क्लासिकल और ये चीजें आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर 10 दिन पहले अगर मैं ये बोलता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि जिन्होंने नहीं किया अभी वो छोड़ दो, बट अभी आपके पास 1 महीना बाकी है तो उसमें आप ये सब्जेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो रिवीजन जो है, ये रिवीजन आप टाइम टू टाइम आपका रिवीजन करते जाइए। 3 रिवीजन जो 3 रिवीजन बहुत ही जरूरी है होना, नहीं तो आपको एग्जाम में इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में जाके आपको फॉर्मूला याद नहीं आता। आपके साथ अभी ऐसा भी होता होगा कि यार सर हम पढ़ रहे हैं, है ना, बट अगर मॉर्निंग में जो पढ़ रहे तो वो शाम को भूल जा रहे हैं। अरे भूलने दो, कोई बात नहीं, पहले रिवीजन में ऐसा होगा, दूसरी रिवीजन में फिर से जब वो ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मैंने पहला रिवीजन किया था फिर भी मुझे याद नहीं है, फिर भी उसको पढ़ते जाओ। तीसरी रिवीजन जो है 2 दिन पहले एग्जाम के, तो आप सिर्फ पढ़ने पलटोगे तो भी आपको कैप्चर हो जाएगा। एंड जब एग्जाम में जाओगे तो कोई अगर एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही दिमाग में आएगा, आपका पूरा क्वांटम दिमाग में नहीं आएगा। तो वो अपने आप आपका माइंड जो एग्जाम में आपका माइंड अपने आप उसको रिकॉइल करना स्टार्ट करता है। बट वो आपने 3 बार अगर रिवीजन किया हो, तो पहली बार रिवीजन किया है तो फिर माइंड भी रिकॉइल नहीं कर पाता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवीजन होना। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता यहाँ से आगे बढ़ता मैं। एंड पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है सो दैट आप जो है आप जीआरएफ तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने जो चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो आपका जीआरएफ आपका हो सकता है। तो इसमें आपको पता है कि 3 सेक्शंस रहते हैं, तो ये मैंने मेरे हिसाब से बनाए। अगर आप ये भी, क्योंकि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि हमें जीआरएफ लाना है तो क्या चीजें हमें करना चाहिए, नहीं तो हम क्या है सिर्फ पढ़ते रहते हैं और हमको पता ही नहीं होता है कि कितना और कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तो ये तीन जो है, तो इसमें आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके आप अपने हिसाब से जो है ये कोई भी पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए है तो पार्ट ए से ही स्टार्ट करना है। तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे तो ये लगता है कि पहले पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट ए तीनों को पहले ओवरव्यू करिए कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट मुझे फैमिलियर लग रहा है जो मैंने पढ़ा है। तो जैसे कि पहले जो है पहले 5 मिनट जाने दो, उसमें पहले पूरा पेपर देखो, नहीं तो क्या होता है कि आप पार्ट ए स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और तुरंत सॉल्व करना अगर आप स्टार्ट करोगे, है ना, तो आई थिंक सो दैट इज नॉट गुड। मैं जब एग्जाम किया तो मैं भी पहले पार्ट ए को पहले देखा कि कैसा है, पार्ट बी जो पार्ट बी को भी कैसे देखा है, पार्ट सी को भी देखा कि कैसा है। देन आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से पार्ट में मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिखे कि जिसका मैं सोल्यूशन करवा सकता हूँ, और वो देख के पता चल जाता है आप। देन आपको लगेगा कि पार्ट सी में मुझे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि जो मेरे से हो सकते हैं, तो पार्ट सी से स्टार्ट करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने उस पोर्शन को अगर स्टार्ट किया कि जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना, तो आपका दिमाग अपने आप आगे वाले क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने को हेल्प करेगा। चाहे पार्ट भी अगर डिफिकल्ट क्यों ना हो, बट पार्ट से अगर आपने अच्छे से किया तो इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको दिमाग जो है फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज जो है रिकलेक्ट करना स्टार्ट करेगा ना, इसके भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि पार्ट ए जो है, जैसे आपने पार्ट ए से स्टार्ट किया और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें स्टिक हो गए, आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं रहे, तो इसका असर आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी पे पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ भी इजी भी क्वेश्चन है तो भी आपका दिमाग एकदम सैचुरेट हो जाता है कि यार अभी, तो फिर आप दिमाग काम करना बंद करता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए था वो हो नहीं जाता। इसलिए आप अपने हिसाब से पहले देखो। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पहले पार्ट ए ही सॉल्व करना चाहिए, बी ही सॉल्व करना चाहिए। आप पहले पेपर को एनालिसिस करो, क्योंकि हर ईयर पेपर का जो लेवल जो वो अलग अलग होता है। कभी कभी पार्ट ए इजी होता है, कभी डिफिकल्ट होता है, कभी कभी पार्ट ए इजी होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये हर एग्जाम के हिसाब से रहता है। तो आप किसी भी, अब आपका जो है, तो आप जो तीनों को आप एक बार टारगेट करिए एंड उसके हिसाब से देखिए कि कौन सा आपको पहले अटेंड करना है। ये पूरा आपका चॉइस है। आपको पार्ट ए को मैं मेरे हिसाब से ज्यादा 30 मिनट देना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो 40 मिनट हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए में अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में होता है आपके पास 25 एंड पार्ट सी में होता है आपके पास 30 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन जो होता है आपके होता है 75। तो 75 क्वेश्चंस में कितना टारगेट आपने करना चाहिए, देखो आपको 20 में से ऐसा टारगेट रखना है कि 12 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना चाहिए पार्ट ए में। 20 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एंड अगर आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए मतलब आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये अटेम्प्ट करने पे आपको हो सकता है कि 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट 100% इफिशिएंसी तो नहीं होता। तो लेट्स से इसमें से 10 करेक्ट आए, इनकरेक्ट हो गया आपके पास 2, तो करेक्ट के लिए कितना आएगा, इसमें 2 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा।
एंड ये 2 इनकरेक्ट हो गए तो 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जनरल एप्टीट्यूड में 19 मार्क्स या 19 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। अगर आप पार्ट बी के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होता है, तो 25 में से 16 क्वेश्चंस आपका टारगेट रहना चाहिए कि ये हम इतना अटेम्प्ट करना है हमें, तो इतना अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें से 12, क्योंकि हम 16 अटेम्प्ट किए तो हमें लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, इसमें सिली मिस्टेक वगैरह बहुत सारी चीजें रहता है, तो हो सकता है कि 16 में से आपके 12 करेक्ट आए और 4 इनकरेक्ट हो गए। तो 25 में से आपको ये टारगेट रखना कि 12 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली करेक्ट आने चाहिए। देन उसमें आपका मार्क्स मिलेगा 16 क्वेश्चंस को 3.5 से तो 42 मार्क्स मिलेगा, एंड नेगेटिव हो जाएगा आपका 3.5, तो पार्ट बी में आपको 38.5 मार्क्स मिलना चाहिए। पार्ट सी के बारे में बात करें तो पार्ट सी में आपके पास 30 क्वेश्चंस है, उसमें से 16 अटेम्प्ट होना चाहिए एंड उसमें से करेक्ट होना चाहिए आपके पास 12, तो 12 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए 4, तो आपको करेक्ट के लिए 60 मार्क्स मिलेगा। इनकरेक्ट 4 क्वेश्चन हुए तो उसके 5 मार्क्स निगेटिव होना चाहिए, तो 55 मार्क्स आपको मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपके पास 75, उसमें से अटेम्प्ट करने आपको 44 एंड देन उसमें करेक्ट आना चाहिए 34, मतलब ये आपका टारगेट जो रहेगा ये 35 में से 34 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करना है, मतलब ये 50% से भी कम हो गया। एंड देन यहाँ से इनकरेक्ट क्वेश्चन 10 हो गए आपके, तो टोटल मार्क्स पॉजिटिव आपका 122 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो मेक श्योर कि 120 प्लस से आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इतना एक्यूरेटली तो नहीं है कि हमने 90 मार्क्स का, ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि है कि जिसने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया उसको 90 मार्क्स मिला है, बिकॉज कभी कभी थोड़ा सिली मिस्टेक होता ही है। तो अगर आपको जेआरएफ अगर चाहिए तो 120 प्लस मार्क्स का जो पेपर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, उसमें से निगेटिव होके अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको 112 प्लस मार्क्स जो है, मतलब 110 प्लस मार्क्स आपको यहाँ से आराम से मिल सकते हैं। तो ये प्लानिंग आपके पास जो है ये आप पहले से ही रखना चाहिए कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है और कितना अटेम्प्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा आपका करेक्ट आ गया इसमें करे तो इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मुझे बस ये लगता है कि ये आपने फॉलो करना चाहिए, सो दैट आपका जो है वो जेआरएफ तक आप जा सकते, ठीक है। तो इतने जो ये अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, ये आपके दिमाग में दिमाग में पहले से रखना चाहिए कि मुझे कितना, और जबरदस्ती कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि 12 अटेम्प्ट करना है और आपसे 10 हो रहा है, तो सर ने बोला है 12 है तो अभी 2 क्वेश्चन उसमें तुक्का लगा, नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, जितना हो रहा है उतना करना, बट टारगेट ये रहना चाहिए कि 12 अटेम्प्ट करना है तो कितना, यहाँ पे जैसे 16 अटेम्प्ट करना है 25 में से, अगर आपसे 12 अटेम्प्ट हो रहा है और बाकी के क्वेश्चंस का आइडिया ही नहीं लग रहा, छोड़ दो। ऐसा नेसेसरी कि जबरदस्ती बोला है तो 12 का 12, 16 है तो 16 करना ही है, ऐसा नहीं, जितना हो रहा है उतना ही आप करो, बस टारगेट रखना कि इतना अटेम्प्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, बट इतना टारगेट आपने रखना चाहिए, सो दैट आपको जो है ये इसके मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, और ये जो रिवीजन सेशन जो है, ये 1 शॉट रिवीजन जो है, ये भी हम 22 तारीख से लेके आ रहे हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका, जो आप रिवीजन करोगे, तो साथ साथ अगर ये लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो इस लेक्चर से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट का 1 शॉट रिवीजन लेने वाले हैं, तो जिसमें आपका हर एक कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट रिवीजन होता जाएगा। इसमें हम थ्योरी तो लेंगे ही, बट उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, लेटेस्ट एग्जाम के, CSR का हो गया, गेट का हो गया, जेस्ट का हो गया, TFR का हो गया, लेटेस्ट जो आपका 2024-2023 में जो एग्जाम हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपका फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड इसका जो शेड्यूल जो है, इसका शेड्यूल यहाँ पे है कि कौन से डे पे कौन सा 1 शॉट रिवीजन सेशन जो होने वाला है, तो यहाँ पे जो है ये शेड्यूल भी यहाँ पे फिक्स है। तो ये यूट्यूब चैनल पे जो है, डी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे ही होगा। तो ये शेड्यूल रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मॉक टेस्ट वगैरह जो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है वो आपको 3 फरवरी या 4 फरवरी के बाद देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मॉक टेस्ट देना है, वो लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड अभी जो आप टॉपिक वाइज जो कर रहे हैं, वो टॉपिक वाइज आप रिवीजन के साथ साथ करना ही है। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट तभी देना है जब आपके पास पूरा सिलेबस है, सिलेबस आपका पूरा का मतलब जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन होना
चाहिए। तो ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है तो 3 या 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने देना चाहिए, सो दैट आपको जो है एग्जाम में जाके, एग्जाम के पहले आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से टाइम मैनेज करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है हम गेट के लिए भी एंड सीएसआर के लिए भी वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। वो भी मे भी हो सकता है कि 4 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे। 4 फरवरी को पहला होगा, देन 6 फरवरी को होगा, देन 8 फरवरी को होगा, देन 11 फरवरी को होगा। तो ये ऐसे 4 है। तो एग्जाम आपका अगर गेट का 16 को है तो उसके पहले 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्रिपेयर करें, सेम रिगार्डिंग सीएसआर के भी फुल लेंथ। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी आई थिंक सो देना जो है देना नहीं चाहिए। आपने पहले रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। आपको जो चीजें फील हो रहा है सब स्टूडेंट का सेम हाल है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ही याद नहीं रहता है, मेरा ही ऐसा सिचुएशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे स्टूडेंट का सेम सिचुएशन है। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, एंड अगर नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। तीसरी रिवीजन में आपको सारी चीजें रिकॉइल होगा, एंड अगर आपने रिवीजन किया है फिर भी याद नहीं रहा तो वो चीज आपको अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में वो याद आ ही जाएगा कि हमने इसको कभी ना कभी तो देखा था, रिवीजन किया था। तो अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपके पास आपके दिमाग में कोई एक, अगर लेट से आप पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करोगे तो आप पार्टीशन फंक्शन को, बट आपके अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि इस टाइम पे आपको फॉर्मूला याद ना आ जाए। बट एग्जाम हॉल में आपका माइंड, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एग्जाम हॉल में आपका जो माइंड जो है, ये माइंड पूरी अलग तरीके से ही वर्क करता है। अगर कोई एग्जाम है लेट से पार्टीशन फंक्शन का है तो आप पूरा सब सिलेबस भूल जाते हैं और आपका दिमाग जो है सिर्फ एंड सिर्फ पार्टीशन फंक्शन के बारे में सोचता है। एंड अगर आपने उसको 1-2 बार अगर रिविजन किया तो वहां पे जाके आपको अपने आप वो याद आ जाए। तो खुद पे भरोसा रखिए, एंड ये जो शेड्यूल है इस शेड्यूल को भी आप फॉलो करिए, जो मैंने बताया था कितना मार्क्स आपको चाहिए, तो वो उस प्रकार से आपका टाइम टेबल भी बनाइए। एंड ये जो 1 सिटी रिवीजन है ये भी आपको बहुत फायदेमंद होगा, इसको भी ज्वाइन करिए एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन अपने सीनियर से, जूनियर से, आपके क्लासमेट्स है उनके साथ भी ये शेयर करिए 1 शॉट रिवीजन का, बिकॉज नेक्स्ट महीने में 3 एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आपको आपके जो एग्जाम है आने वाले एग्जाम को ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।